नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मेरा यूट्यूब पर भी चैनल है खानवा नगरी लाइव, साथ ही साथ फेसबुक पर भी आप मुझे देख सकते हैं। जनता की आवाज़ है मेरा पेज, और साथ ही साथ पौड़ी गढ़वाल भी है, और मेरी पर्सनल आईडी है परवीन थापा की। तो दोस्तों, बात इस समय सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव की हो रही है, तो हम चुनाव की बात करने के लिए भाई के पास आए हैं और बात करेंगे। भाई साहब का परिचय भी आपको देंगे, काफ़ी सालों से मैं भी आपको जान रहा हूँ, तो बात करते हैं। और आप लोग वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ आपकी जो राय है इस चुनाव को लेकर वो ज़रूर दीजिएगा। तो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रवीण भाई जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं विजेंद्र सिंह चौहान, कोटद्वार से। आप लोग शायद मुझे जानते होंगे क्योंकि विगत 8-9 साल से मैं एयरटेल में एज ए प्रमोटर काम कर रहा हूँ, और बाकी कई चीज़ों में भी हम सम्मिलित रहते हैं। और सबसे पहले 9 वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। आज प्रवीण भाई हमारे पास आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं तो वैसे भी आता हूँ। वो वैसे भी हमें मिलते रहते हैं और हमारे बहुत पुराने परिचित हैं। तो सर, क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर? अगर बात करें तो कांग्रेस ने रंजना रावत को मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बहुत सारे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में थे। ओवरऑल उन्होंने आखिर में शैलेंद्र रावत को टिकट दिया, शैलेंद्र रावत मैदान में। तो इस पूरे चुनावी समीकरण को कैसे देख रहे हैं? चुनाव कैसे रहने वाला है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? परवीन जी, चुनाव जो इस समय जो चुनाव के जो दिख रहे हैं मेरे को आसार, तो मैं ये मानता हूँ कि टक्कर दोनों तरफ से बराबर होगी। अच्छा, टक्कर रहेगी? टक्कर रहेगी। और बीजेपी ने या कांग्रेस ने जिसको भी टिकट दिया है वो तो उनके आला कमान की बात है, उनका आपस में बैठ के जो विचार विमर्श हुआ होगा। जैसे कि बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे थे कि किस किस को टिकट मिल सकता है। हाँ, बहुत। मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सुमन कोटनाला जी का नाम था, वीरेंद्र रावत जो कि जिलाध्यक्ष उनका नाम था, यहाँ तक कि विपिन कैंथोला जो कि अनिल बलूनी जी के जो खासम खास हैं उनका नाम था। राजेंद्र अणथवाल जी का नाम था, गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है। राजगौरव नोटियाल का नाम था। ऐसे ही ये सब नाम थे। खैर, आखिर में टिकट वहाँ मिला जी। वो देखिए, वो उनकी पार्टी का जो भी आला कमान में जो बैठक हुई होगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो आला कमान जो एक बार बता देता है कि भाई सर्वसम्मति से जिसको टिकट मिल जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात है कि वो उसका विरोध नहीं करते हैं बाकी लोग। पार्टी मतलब वहाँ पर एकजुट है, पार्टी एकजुट है। और इसका कारण ये भी है कि सत्ता में है। अब वो अगर इधर उधर जाएंगे भी कहाँ, वो सोच रहे हैं कि यार थोड़ा बहुत जो काम हमें मिल रहा है, अगर हम पार्टी से बगावत करेंगे तो उससे भी हम जाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ से उनकी मजबूरी भी है कि भाई वहीं रहना है। अगर उनके ऊपर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो ज़रूर वो इधर उधर जाते, और अब एक मजबूरी वश भी वो लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे तो उनका उनकी आत्मा जानती है। क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि काफ़ी तरक्की पिछले कई सालों से जो चेंजेस आ रहे हैं, हर चीज़ में चेंजेस आ रही है। तो इस चीज़ में भी मैंने चेंजेस देखी कि अब वो बात नहीं रहेगी कि जैसे पहले होता था कि किसी व्यक्ति विशेष को अगर टिकट नहीं मिला तो वो तुरंत पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता था। तो ये चीज़ें अब थोड़ा कम हो गई हैं, जो राजनीति की उससे बहुत अच्छी बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे शहर के लिए, भारत की राजनीति क्योंकि की बहुत अच्छी बात है। अब आजकल जो आजकल का जो समय है ना, वो दिल से काम कम करते हैं, दिमाग से ज़्यादा काम हाँ, करते ये हैं। भी है जी कि आपने देखा होगा, पहले हम लोग जैसे हमारी दोस्ती भी हुआ करती थी, तो दोस्त ने बोला यार वहाँ चलना है तो हमने चल देते थे उसके साथ। लेकिन आज अगर हमें कोई बोलता है तो हम पहले पूरा उसको दिमाग से सोचते हैं कि क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे। ये सब चीज़ें अब कुल मिला के चीज़ें प्रोफेशनल हो गई हैं। प्रोफेशनल हो गई हैं। बहुत बढ़िया बात। तो क्या कुछ, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस आधार पे आपने इस बार वोट करना है, मतलब क्या क्या चीज़ें आप सोच रहे हो कि यार ये दोनों कैंडिडेट हैं? चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं इन दोनों कैंडिडेट में आप क्या लग रहा है कि आप किसको वोट करेंगे? अब वोट किसको करेंगे ये तो देखिए, एक वोट का कहा जाता है कि गुप्त दान होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कोटद्वार के उससे, अगर कोटद्वार के नागरिक हम हैं तो हमको किसी पार्टी से या व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं रखना चाहिए। जो हमारी कोटद्वार की मूलभूत जो हमारी परेशानियां हैं, जिनसे कि हम लगातार जूझ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद तब हमारे बाल पूरे हुआ करते थे और हमारी दाढ़ी वाड़ी सब काली हुआ करती थी, और आज बाल उड़ गए हैं और दाढ़ी वाड़ी भी सफ़ेद हो गई है। तो वो चीज़ें अभी भी जस की तस हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आया है।
तो हम चाहते हैं कि इस बार ऐसी पार्टी बने या ऐसी पार्टी का नेता विजयी बने कि जो इन सब चीज़ों को सुधार सके। तो क्या लग रहा है कोटद्वार में क्या क्या समस्याएं, किन समस्याओं को आधार बना के इस बार आपने वोट करना है कि यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए मोटर नगर में हम काफ़ी टाइम से हमने देखा है, जब वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी तब से हम देखते हुए आ रहे थे, और आज को हम वहाँ देखते हैं काफ़ी सालों से, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आप पेंसिल फैक्ट्री की तरफ से जाएंगे तो आपको लगेगा कि मौत का कुआं खुड़ा हुआ है यहाँ पे, जबकि वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी सोच है कि राजनीतिक कारण ही ये हो सकते हैं कि वहाँ पे अभी तक मोटर नगर का जो बस अड्डा बनना था, गाड़ी के लिए जो बनना था, वो अभी तक नहीं बना है। तो इस चीज़ के और क्या क्या चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हैं। अभी मनीष भट्ट जी ने जो सांडों के लिए जो जानवर हैं उन घूम रहे हैं, उनके कारण जो परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए भी उन्होंने जो रखा था। मनीष भट्ट ने एक आंदोलन किया था, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग लगातार इस विषय पर बात भी करते हैं, लेकिन जो है प्रशासन और जो जिन जनप्रतिनिधि हैं उनकी कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। ये तो खैर समस्या है। और क्या चीज़ें हैं जो बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कोटद्वार में, तो परेशानियाँ हैं। आदमी को गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, पार्किंग नहीं है, और चालान बराबर करते जा रहे हैं। कोई अगर गाड़ी खरीदता है, अपनी गाड़ी लेके जाता है, तो वो कहीं पे उसे खड़ी नहीं कर सकता। माना कोई अकेला रहता है, कोई बुजुर्ग घर में अकेला है, उसने 10 लाख की कार ले रखी है, अब वो सब्जी लेने आएगा तो उसको सबसे पहले ये सोचना है कि मैंने वो गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। अगर वो 50 रुपये की सब्जी लेता है और 500 रुपये का उसका चालान कट जाता है, पार्किंग का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। नियम जरूर है, लेकिन उसके लिए सुविधाएं जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं है। तो अभी क्या लगता है इस चुनाव में, क्या लगता है कि दोनों कांग्रेस से भी हैं और बीजेपी से भी हैं, तो आप क्या लगता है कि इस बार अभी किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं अभी आप? क्योंकि अभी तो टाइम है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे पूरा समीकरण खुलकर आएगा, जब प्रचार चलेंगे लोग एक दूसरे के। अभी तो ऐसा भी होता है कि इस समय अंदर खाने काम चल रहा है कि किसको मनाना है, किसको लाना है, लॉबिंग चल रही है, सब कुछ चल रहे हैं। लेकिन ये 10 तारीख के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें खुल कर आएंगी कि क्या है। लेकिन अभी क्या लग रहा है, अभी जनता क्या कह रही है? अभी देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, और जो इधर उधर भी चर्चाएं हो रही हैं, तो एक चीज़ सामने उभर के आ रही है, नारी शक्ति। और मैंने जो रंजना मैडम जी हैं कांग्रेस से, उनके साथ विगत कई वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ सोशल मीडिया में, फेसबुक में, उनके जो यूट्यूब में जो वीडियो आते हैं, जो उनके साथ महिलाओं का बहुत जोर रहता है और युवाओं का बहुत जोर रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि महिला वोट इस बार जो है तो उनको शायद पड़ सकती हैं, क्योंकि महिलाएं उनके प्रति बहुत सोचती हैं और महिलाएं उनके साथ हमेशा रहती हैं। सर, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि शैलेंद्र रावत जी के साथ साहब नामांकन में आए थे, वो कैसे आए थे उनकी आत्मा जानती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी बात की जाए, वहाँ पर खुलकर विरोध नहीं है कि यार मुझे टिकट नहीं मिला तो खुलकर, और वो कर भी नहीं सकते क्योंकि पार्टी सत्ता में है, केंद्र में सभी जगह पार्टी है, तो वो नहीं चाहते कि अभी हम बगावत करें। लेकिन वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रही। जब से रंजना रावत को टिकट मिला है, कांग्रेस को करना तो ये चाहिए कि सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए ये तो अगर मैं खुल के बोलूँ तो ये कांग्रेस में बहुत पहले से होता आ रहा है। एकजुटता नहीं होने के कारण ही आज जो है तो कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती थी। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस की जो ये लॉबीवाद है, ये अपने आप में कांग्रेस को कमज़ोर करती जा रही हैं, इसलिए जो है तो कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ पाती है। बाकी और कोई कारण तो मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन हाँ, महिलाओं का इस बार काफ़ी जोर है। नहीं, अगर कांग्रेस की बात की जाए, विकास पुरुष और कांग्रेस के भीष्म पितामह जिसको कहेंगे हम, सुरेंद्र सिंह नेगी, अगर वो आते हैं रंजना रावत के साथ खुल के, तो समीकरण फिर कुछ और बनेंगे, कुछ और होगा। लेकिन वो खुल के नहीं आ रहे हैं, तो क्या कारण है, वो खुल के क्यों नहीं आ रहे, और क्या उनको खुल के आना चाहिए, और इसको कैसे देखते हैं आप पूरा? मेरा मानना तो यह है कि उनको खुल के जो है तो उनका समर्थन करना चाहिए और उनके साथ इधर उधर जाना चाहिए, उनका प्रचार करना चाहिए और उनको गाइडेंस करना चाहिए, क्योंकि जितना तजुर्बा उनके अंदर है राजनीति का, मेरे ख्याल से उतना किसी के पास नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कोई व्यक्तिगत कारण हो या कोई पर्सनल उनको काम हो, कहीं हो, इधर उधर हो, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। हम खुल के नहीं कह सकते कि भाई कोई मतभेद ही है। हो सकता है कि वो अपना कहीं दूसरे किसी कामकाज में लगे हुए इस समय, या बाद में उनको खुल के टाइम दे दे। चलिए, इसमें अगर ये जो चुनाव है मेयर के, जो 2 उम्मीदवार हैं,
और इसके बाद क्या होगा इस चुनाव के बाद मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करें शैलेंद्र सिंह रावत जी की, तो अगर वो चुनाव हारते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका कैरियर जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फिर और वहीं अगर रंजना रावत की बात करता हूँ, तो रंजना रावत अगर चुनाव हारती हैं तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ से पहले मेयर तो कांग्रेस की थी, लोग कहते थे कांग्रेस की चली है, क्योंकि 2027 में जब चुनाव होंगे, आज रंजना रावत को अगर सपोर्ट नहीं किया जाएगा, वो नहीं जीतती हैं, तो फिर 2027 का चुनाव तो फिर एक मुझे लग रहा है कि बहुत ऐसा कैंडिडेट भी नहीं होगा, और चाहे वो सुरेंद्र सिंह नेगी जी आ जाएं, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। और फिर उन पे ये भी हो जाएगा कि यार वो अपने जो है पार्टी के लिए, रंजना रावत जी के लिए नहीं आए, तो उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। फिर कांग्रेस, क्या कहते हैं इस पर आप एकदम सही कह रहे हैं कि इस समय अगर कांग्रेस एकजुट होकर रंजना मैडम का साथ नहीं देता है या उनके प्रचार प्रसार में आगे बढ़कर नहीं आता है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये पीछे से भी होती आ रही हैं। तो इसलिए अगर वो कांग्रेस अगर विजय प्राप्त करना चाहता है और चाहते हैं कि मेयर जो है तो रंजना रावत ही बने, तो कांग्रेस के हर छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता को उनके साथ होना चाहिए और एकजुट होकर इस चुनाव को परिणाम तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि वहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शैलेंद्र रावत ही डैमेज होंगे, लेकिन इधर पूरी कांग्रेस डैमेज हो जाएगी। क्यों सर, क्या कहते हैं? आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि उसके बाद हमें कोई लगता भी नहीं है कि कोई ऐसा कांग्रेस का कोई जो उभर के कोई नेता सामने आया हो कि जो आगे जाके इस चीज़ की बागडोर संभाल दे। क्योंकि होता क्या है कि टिकट न मिलने के बाद फिर आदमी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, और बहुत से लोग सोशल मीडिया में अपने बयान भी दे देते हैं कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। ये एक बहुत गलत चीज़ है। अब परिपूर्ण आप एक मैच्योर्ड आदमी हो, कोई भी नेता होता है वो मैच्योर्ड आदमी होता है, उसको इस तरह छोटे बच्चों की तरह नहीं करना चाहिए कि वो सोशल मीडिया में अपने दिल के उद्गार रख दे। और राजनीति में तो कोई किसी का दोस्त भी नहीं होता और कोई किसी का दुश्मन भी नहीं होता। ये उदाहरण तो आप शैलेंद्र सिंह रावत जी से अच्छा कौन होगा यहाँ पर। जी। बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिला, है ना, एक बार चुप हुए, फिर दूसरी बार यमकेश्वर गए, फिर कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आए। तो ये तो राजनीति का एक हिस्सा भी है, और इसीलिए जो है अच्छे आदमी वो राजनीति में आज भी नहीं आ रहे हैं। राजनीति में कैसे लोग आ रहे हैं, और जो अच्छा व्यक्ति आता भी है, बाई चांस आते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं आते हैं, उनको भी जनता सपोर्ट नहीं करती, और या वो उस प्रकार से उस चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाते कि राजनीति करनी कैसी है, तो इसलिए वो शायद पीछे रह जाते हैं। जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। और ये चीज़ें मैं आपने जैसे हमारी पहले बात की थी, ये चीज़ें प्रोफेशनल हो गई हैं। सबसे बड़ी कमजोरी आम जनता की होती है। आम जनता को ये सोचकर अपने वोट को, अपनी वोट देना सबका अधिकार है, लेकिन आप क्या सोच के वोट दे रहे हैं। आज की डेट में क्या हो गया है कि लोग अपनी समस्याओं को नहीं देख रहे हैं। लोगों को क्या समस्या है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज़ नहीं देख रहे हैं। बस लोग आपस में बंट गए हैं कि मैं तो बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, ठीक है, तो इस उसमें वोट देते हैं। व्यक्ति को नहीं देखते कि व्यक्ति को नहीं देखते हैं, व्यक्ति के संघर्ष को नहीं देखते, संघर्ष वो ये नहीं देखते कि ये आदमी हमारे लिए कल को क्या काम करेगा। 4.5 साल कौन रहा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के। इतने पार्षद खड़े हो रखे हैं कि जिनको मैं समझता हूँ कि, क्योंकि मेरे तो 8-9 साल मैं सुबह 8 बजे से और शाम को 5 बजे तक मार्केट में ही रहता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत से चेहरे मैंने ऐसे देखे जिनको तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। उनका काम खाली ये है कि बस हमने जी चुनाव लड़ रहे हैं और 5 साल फिर आता रहे, काम हो ना हो। तो पब्लिक को, हमारे कोटद्वार की जनता को ये सोचकर अपना वोट इस बार देना है कि भाई जो हमारी समस्या है, लगातार जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है कि मेरे ख्याल से, जहाँ तक प्रवीण जी मैं सही कर रहा हूँ, कि श्रीनगर गढ़वाल तक किसी हॉस्पिटल में लिफ्ट लगी हुई है, इतना बड़ा हॉस्पिटल कहीं नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ लास्ट मोमेंट पे एक ही चीज़ बोली जाती है कि देहरादून जाओ। रेफर सेंटर एक प्रकार से बन गया है, और वहाँ भी एक प्रकार से बिजनेस ही चल रहा है। हॉस्पिटल की कोई भी न्यूज़ आती है तो उटपटांग न्यूज़ें आती हैं, आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होंगी, लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि हाँ कोई अच्छा डॉक्टर आ गया। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस एक ही डॉक्टर साहब हैं जिनके भरोसे, राम भरोसे कोटद्वार का अस्पताल चल रहा है। तो कोटद्वार को, कोटद्वार के लोगों को ये सब ध्यानी जी को सैल्यूट है। ये तो 20 पिता माँ बन गया हमारे कोटद्वार हॉस्पिटल के।
तो कोटद्वार के लोगों से मेरा निवेदन ये है कि वो व्यक्ति विशेष को देखकर और पार्टी को देखकर, जाति मुझे को लग रहा है देखकर ध्यानी जी को भी विधायक बनाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो अपनी पार्टी को न देखकर, जाति को न देखकर, व्यक्ति विशेष को न देख करके जो हमारी मूलभूत प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को ध्यान पे रख के जिसे आप सक्षम समझते हो कि हाँ भाई ये आदमी इस काम को करेगा, उसको अपनी वोट दें। चलिए, मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा आपसे, सिर्फ ये जानना चाहूँगा शैलेंद्र रावत को 5 में से कितने नंबर देंगे आप? जी देखिए, शैलेंद्र सिंह रावत जी, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उन्हें काफ़ी टाइम बाद हमने देखा है कि वो आजकल कोटद्वार में घूम रहे हैं, तो 5 में से उनको मैं 2.5 समझ लो आप। और वहीं कांग्रेस की रंजना रावत को कितने नंबर देंगे? रंजना जी को, मैडम को हमने देखा है, कई चीज़ें हमने एक बार लकड़ी पड़ाव में किसी के यहाँ शराब पकड़ी गई थी, तो रंजना भाभी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। इसमें अकेले भी काम किया उन्होंने। उनके घर में जाके उनसे लड़ाई करी कि तुम हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हो, तुम हमारे युवाओं को नशेड़ी बना रहे हो। उनके मतलब देखकर ऐसा लगा कि हाँ भाई ये महिला कुछ कर सकती है कोटद्वार के लिए, तो मैं 5 में से 4 अंक उनको देना चाहूँगा। तो दोस्तों, बस शैलेंद्र रावत जी भी हमारे अपने हैं, वो भी मुझे विज्ञापन देते हैं। रंजना रावत जी भी बेचारी अभी कुछ पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि हम पत्रकार विज्ञापन पे ही डिपेंड होते हैं। लेकिन बात करेंगे हम खुलकर, चाहे वो शैलेंद्र रावत हो, चाहे वो रंजना रावत हो, या कोई और हो। कोटद्वार की बात होगी तो उस पर हम खुलकर बात करेंगे, खुलकर चर्चाएँ करेंगे। और आप भी अगर मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं, या मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरा नंबर भी जानते हैं, तो बात करते रहेंगे हम। आपकी बात को मैं बिल्कुल रखूँगा, ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाऊँगा, जिससे भी मुझे चलते चलते मैं भी टहल रहा था, भाई साहब मिले, भाई साहब से बात करने का। और आप लोग वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सर। आज हम बहुत सालों बाद यहाँ पे बैठ रहे हैं। हाँ, क्योंकि पहले मेरी एक छोटी सी दुकान आगे हुआ करती थी, तो संघर्ष किया है, संघर्ष करते रहेंगे, कोई बात नहीं। संघर्ष से कभी भी मुंह जो है ना फेरना नहीं चाहिए, और शॉर्टकट कभी अपनाना नहीं चाहिए। बिल्कुल कछुए की चाल से चलते रहिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। ईमानदारी से और मेहनत से विज़न आपका क्लियर होना चाहिए, ज़रूर आप सफल होंगे। क्यों सर? जी एकदम सही कह रहे हैं आप। आपके उच्च विचारों से जो है तो जो हमारे कोटद्वार के सभी लोग परिचित हैं, और आप धर्म में भी काफ़ी आस्था रखते हैं। आपने सुना होगा केदारनाथ की यात्रा इन्होंने पहले पैदल करी थी, उसके बाद बद्रीनाथ की इन्होंने यात्रा पैदल करी है, और हमको मतलब बहुत खुशी होती है ये सब चीज़ें सुन के। और हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि देखो भाई साहब जो है, भाई साहब की कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, वो फिर भी जो है तो इतना वो करते हैं। केदारनाथ पैदल गए, बद्रीनाथ पैदल गए, और अगला प्लान ये मेरे से कई बार शेयर कर चुके हैं कि ये भारत भ्रमण पर निकलने वाले हैं 2028 में। तो जितनी जल्दी हो सके परवीन भाई को जो है तो आप लोग जितना भी प्यार दे सके, जितना भी सपोर्ट दे सके, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत लोगों की रहती है। उसके बाद 5 साल के लिए लापता हो जाएंगे, ये वर्ल्ड टूर पर इंडिया के पूरे उसमें जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।